हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीटेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, जो कि 21 जनवरी 2024 को हुआ था। इसमें हम लोग भाग 2 के अंतर्गत गणित विषय के 30 प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को पढ़ लिया था। 21 जनवरी 2024 के हुए पेपर के सभी सब्जेक्ट का हल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। 30 जो प्रश्न है शुरू का, वो सीडीपी के अंतर्गत आता है, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जो दूसरा भाग है ये मैथ का है। ये प्रश्न संख्या 31 से और 60 तक चलता है। तो प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? पहला है यह सटीक होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए, मतलब ये सही है। बी है यह अस्पष्ट होना चाहिए, नहीं ये अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके, तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा है यह बच्चे की दैनिक जीवन से उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, ये सही है। और डी चौथा है यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए। यह अत्यधिक प्राविधिक नहीं, कोई भी आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु आवश्यकता से अधिक नुकसान करती है, यानी वो तो अत्यधिक प्राविधिक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ प्राविधिक होता तो ये पॉजिटिव में ले सकते थे इसको, इस आंसर को, लेकिन अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए नहीं होगा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता मिलती है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और सी। अब देखिए ए और सी किस में दिया है? तीसरे में दिया है। ए और सी ऑप्शन थर्ड में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। प्रश्न संख्या 32 है। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। 26 गुणे 5 तो 6 पच्चे 30। आप देखिए हासिल ना लेके अब डायरेक्ट 30 लिख दिया है। 5 दूना 10। अब नीचे प्रश्न पूछा इससे संबंधित, निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन एक है एक अंक की एक अंक से गुणा, दूसरा है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, तीसरा है पहाड़ों का प्रत्यास्मरण, और चौथा है एकाकी संगति। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, यही होगा। पुनर्समूहीकरण का मतलब जो हासिल लेके और फिर अगले में जोड़ते हैं उसी को कहते हैं। यही बच्चा नहीं जानता है, तो इसी अवधारणा को उसको सिखाना चाहिए। यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? और जो किसी भी संख्या में वही संख्या जोड़ने पे जब वो दुगुनी हो रही है तो वही संख्या ही वही है। जैसे 8 में 8 जोड़ने पे और दुगुना हो रही है तो वो संख्या 8 ही तो होगी। 8 दूना 16, 8 में 8 जोड़ेंगे तो दुगुनी हो जाएगी 16, तो इसका मतलब वो संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 34 है, 1 मिलीमीटर बराबर है, देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है सब, मीटर मीटर भी दिया है, लेकिन मिलीमीटर 0.1 छोटा में तो जाएगा नहीं। मीटर में जाएगा तो काफ़ी अंक तक जाएगा। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। जब उल्टा पूछा है 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1/10 से भाग देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा सही उत्तर इसका। प्रश्न संख्या 35 है, एक डैश सदैव समबाहुभुज होगा। ऑप्शन एक है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा है वर्ग, तीसरा है पंचभुज, और चौथा है वृत्त। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो ही भुजाएं बराबर होती हैं, पंचभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं हो सकती है, और सारी भुजाएं वही भी बराबर हो सकती हैं। वृत्त में तो ये तो आकृति ही एक अलग है, वृत्त होती है। लेकिन वर्ग जो होता है ये हमेशा बहुभुज ही होगा, इसकी चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग है कितना है? 60, 90, 180 और 360, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा 180। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा से आरंभिक संख्या अवधारणा से के बनने से संबंधित है? ऑप्शन ए है एकाकी संगति, दूसरा है ब पदानुक्रमिक समावेशन, और तीसरा है मूलभूत संक्रियाएं।
से बनने से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो मूलभूत संक्रियाएं हैं ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि मूलभूत संक्रियाएं मैथ में कहते हैं जोड़ घटाना और गुणा भाग को। तो और जो आरंभिक संख्या बच्चे को सिखा रहे हैं तो जोड़ घटाना गुणा भाग की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी मूलभूत संक्रियाएं की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ए और बी। ए और बी कौन से ऑप्शन में दिया है? तीसरा में दिया है, ए और बी। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त बताना है। पहला है, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है और ये सही है। बी है, यह बच्चों के गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। यह प्रभावी है। जो संज्ञानात्मक संघर्ष है ये प्रभावी है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये जो सेंटेंस है सही नहीं है। तीसरा है, सी है, संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। नहीं, संज्ञानात्मक संघर्ष बच्चों के मस्तिष्क का विकास करता है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका केवल एक सही है। केवल एक किसमें दिया है? केवल एक इसमें दिया है, तीसरे में दिया है केवल ए। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों के कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है? यानी टेस्ट जिसके लिए बनाया गया है वही उसका पूर्ति भी कर रहा है, तो वो वैधता होता है। इसका ऑप्शन एक है वैधता। दूसरा तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है? दूसरा है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता तो होगा नहीं, विश्वसनीयता नहीं होगा। और चौथा है सुसंगति, ये भी नहीं होगा। यानी मूल्यांकन जिसके लिए बनाया गया है उसकी पूर्ति करता है तो वो वैध माना जाता है, वैलिड माना जाता है। इसका ऑप्शन एक सही होगा। प्रश्न संख्या 40 है, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? तीनों को आप जोड़ देंगे और इस तीनों के जोड़ में से 25,454 को घटा देंगे, वही घटाना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए चौथा हो जाएगा 2563। जब आप घटाएंगे तो यही आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है, एक अभाज्य संख्या है। नहीं, ये सही नहीं है। एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा है एक भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या भी नहीं है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक खुद के सिवाय किसी और भी संख्या से विभाज्य हो। भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है जो एक से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो। तो ये दोनों नहीं होगा। तीसरा है एक दोनों है, भाज्य और अभाज्य, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और चौथा है ये न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, तो यही सही उत्तर उसका हो जाएगा चौथा। एक प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न संख्या 42 है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए और अगले दो पद क्या होंगे बताइए। तो पहला दिया है इसमें, देखिए 1, उसके आगे है 8, उसके आगे है 27। तो देखिए ये क्यूब है, प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब है। पहला जो 1 है वो 1 का क्यूब है, और दूसरा 8 है 2 का क्यूब है। 2 दूना 4 दूना 8, उसके आगे है 3 का क्यूब है। 3 त्रिका 29, 27, 64 2 है 4 का क्यूब है। 4 चौको 16, चौको 64, जो 125 है 5 का क्यूब है। 5 पचे 25, पचे 125। तो यहाँ पे जो होगा वो 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 छके 36, छके 216। और जो अगला होगा 7 का क्यूब है। 7 सत्ते 49, सत्ते 343। तो देखिए 216 और 343 कहाँ है? ऑप्शन 4 में दिया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन पहला है, असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। तो ये तो उपयुक्त है, तो ये आंसर नहीं होगा, सबसे कम उपयुक्त पूछा है। दूसरा है सभी गणित सीख सकते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन ये कम उपयुक्त नहीं है, ये ज़्यादा उपयुक्त है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। तीसरा है गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा है
अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ निगेटिव वर्ड आ गया, कम उपयुक्त पूछा है, तो यही जो ऑप्शन होगा सही होगा। इसमें क्या दिया है, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचार को विकसित करने में बाधा डालता है। तो यही सबसे कम उपयुक्त है गणितीय अधिगम में, तो सही आंसर चौथा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, 25.3 गुणे 5 माइनस 35/5 और माइनस 3 गुणे 18.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए तीनों अलग अलग है, बोडोमास से पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 5 से 35 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा। और तीसरा जो पद है वो भी माइनस में आएगा, माइनस 3.5 गुणे 18.5। ये दोनों माइनस में है तो इसको गुणा कर लेंगे और साथ में जोड़ लेंगे, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा। और तब इसको हम 25.3 गुणे 5 को गुणा कर लेंगे और उसमें से घटा देंगे। तो इसका जो सही उत्तर आएगा दूसरा आएगा 64। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आएगा 64। प्रश्न संख्या 45 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है। डैश किसको शामिल करता है, जो उनका आकलन है यानी मूल्यांकन, उनका आकलन किया जाता है वो किस किस चीज को पक्ष को ध्यान में रख के करते हैं। पहला है संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, दूसरा है संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, और तीसरा है संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम, और चौथा है भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। तो इसमें जी देखिए जो सबसे उपयुक्त आंसर है संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक, इसमें सभी पक्षों का आकलन हो जाएगा। तो 2020 जो है इसको आकलन को शामिल करता है, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, किसी स्थान O से प्रारंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो इसको निकालने के लिए आप देखेंगे कि एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप जो 3 और 7 है जो ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, जो भी ऑप्शन दिए हैं जिसमें 3 और 7 से भाग पूरा पूरा चला जा रहा है वही सही आंसर होगा। तो आप देखिए 3 से विभाज्यता का नियम होता है, चेक करने के लिए अंकों को जोड़िए और उनमें 3 से भाग दीजिए और उनके अंकों के योग में 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। पहला है 3 4 3 दिया है, 3 4 7 7 3 10, ये 10 3 से विभाज्य नहीं होगी तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है 3 7 और 1, 3 7 10 और 1 11, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा है 3 7 और 8, 3 7 और 8 को जोड़ेंगे 7 3 10 और 10 8 18, ये 3 से भाग चला जाएगा, लेकिन 7 से क्या जाएगा, 7 से देखिए 7 बचे 35 और 8 है तो 2 हासिल बच जाएगा। 7 चौको 7 दूनी 14, 7 त्रिका 7 चौको 28, यानी ये कट जा रहा है तीसरा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अब चौथा को भी देख लीजिए, 5 3 8 8 4 12, 3 से कट जाएगा। अब 7 से देखते हैं, 7 बचे 35 और 4 बच जाएगा तो ये नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका जो उपयुक्त आंसर होगा ये तीसरा होगा, ये 3 और 7 से विभाज्य है। प्रश्न संख्या 47 है, 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो समकोण मतलब होता है 90 अंश, तो इनमें डिग्रियों की संख्या कैसे निकाले हैं। 2 तो पहले पूर्णांक दिया है तो 90 अंश का होता है समकोण, तो 9 दूनी 18, 180 अंश तो पहले ही यही हो जाएगा। अब 2/3 दिया है तो 90 का 2/3 निकाल लीजिए, 90 गुणे 2/3, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 30 अंश आ जाएगा और 2 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। अब 180 में 60 जब जोड़ देंगे तो 0 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 270 सही उत्तर हो जाएगा। 270 कहाँ दिया है, 270 नहीं होगा, ये 40 होगा। 0 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, 240 हो जाएगा। 240 देखिए तीसरा दिया है, 240 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। किसकी लागत सबसे कम है, देखिए पहला है 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, दूसरा है 7.5 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, और तीसरा है 750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं, और चौथा है 7.5 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं। तो इनमें सबसे कम पूछा है तो सबसे कम में सबसे पहले गुणा कर दीजिए, लागत कितना निकल रहा है। तो गुणा करने के लिए देखिए आपको बहुत टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए सब जगह 750 है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, यहाँ पे
तीसरे में भी 7 से 50 से गुणा करना है, और चौथे में 750 नहीं है, 75 और 7.5 है। लेकिन अब पहले में 750 है तो 75 पैकेट है, सिर्फ 75 से गुणा करना है, तो जितना भी आएगा। और तीसरे में है 750 में 7.5 दर्जन करना है, यानी 7.5 से तो गुणा होगा, साथ में दर्जन में, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, साथ में 12 से भी गुणा होगा। चौथा में है 7.5 में 75 दर्जन, यानी 75 गुणे 12 भी होगा। लेकिन देखिए दूसरा में 7.5 प्रत्येक पैकेट में 750 है, यहाँ दर्जन वर्जन नहीं है, सिर्फ 7.5 है और 750 है, सबसे कम यही है। देखिए यहाँ 750 के साथ 75 है और यहाँ पे 7.5 है, तो ये तो ज़्यादा हो गया उससे। दूसरा है 750 के साथ 7.5 है लेकिन दर्जन भी है, तो ये भी तो दूसरे से ज़्यादा हो गया। और तीसरा है 7.5 के साथ 75 है, लेकिन 75 के साथ और जो 10 रहता तब न तब ये दोनों बराबर हो जाती, लेकिन दर्जन है तो 12 हो जाएगा, तो ये इससे ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो दूसरा ही सही आंसर होगा, सबसे कम दूसरा है। बिना गुणा किए आपको पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान, जो भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। जो भारत का ज्ञान बात करती है इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, तो ये उसी से भारत के ज्ञान से संबंधित है, तो ये तो होगा। दूसरा है विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, ये भी भारत के ज्ञान में आ जाएगा। तीसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, ये भी भारत के ज्ञान में आ जाएगा। भारत इतना बड़ा है, उसमें जब दौरा करेंगे, हम भ्रमण करेंगे तो उससे हमको उसके बारे में पता ही चलेगा, तो ये भी आ जाएगा। चौथा है विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ये देखिए भारत के ज्ञान से दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है, ये दूसरा ही चीज दे दिया हुआ है जो कि भारत के ज्ञान से संबंधित नहीं है। मतलब जो टॉपिक दिया है इससे ये रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए यही सही उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो जो निगेटिव आंसर होता है वही सही उत्तर हो जाएगा, होता है, तो चौथा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़ा के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त है, पहला है डीन्स ब्लॉक, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है गिनतारा और चौथा है स्थानीय मान। अब दूसरा तीसरा समझ रहे होंगे आप, मुद्रा और गिनतारा। लेकिन जो डीन्स ब्लॉक होता है ये, इससे हम इकाई, दहाई के सैकड़ों के बारे में अवधारणा को समझ सकते हैं, और इससे हम लोग स्थानीय मान क्या बोलते हैं कि इससे बच्चों को जोड़ घटाना भी सिखाया जाता है। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, उसी को डीन्स ब्लॉक कहा जाता है, सब एक ही में जुड़े होते हैं, एक दूसरे में जोड़ भी सकते हैं, उसी के द्वारा बच्चों को जोड़ घटाना भी सिखाया जाता है और इकाई, दहाई ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो डीन्स ब्लॉक वो होता है। यहाँ पे देखिए जो सबसे कम उपयुक्त है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये स्थानीय मान जो चार्ट होगा यही सबसे कम उपयुक्त है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, इसमें जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ ये सीबीएसई के ऑफिशियल आंसर की के थ्रू बता रहा हूँ, इसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं है। प्रश्न संख्या 51 है, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था, वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिक हो सके। अगर जो आपके पास देखिए 100 मीटर का तार है तो आप उसको आयत के रूप में बनाएंगे, वर्ग के रूप में बनाएंगे, ऐसे रैंडम कोई भी चतुर्भुज के रूप में बनाएंगे, और अगर जो आप ये वृत्त के रूप में बनाएंगे, जितना वो संगठित होगा सबसे ज़्यादा एरिया वो कैप्चर करेगा, यानी घेरेगा, वृत्त सबसे ज़्यादा करेगा, यानी उसके लंबाई चौड़ाई में जितना कमी रहेगी, मतलब जितना कम अंतर रहेगा, उसके बाद वर्ग करेगा, उसके बाद से चतुर्भुज करेगा, उसके बाद आयत करेगा। तो आप देखिए लंबाई चौड़ाई में जिसके में सबसे ज़्यादा गैप कम है वही उसका सही आंसर होगा। तो पहला है 15 × 35 मीटर में, यहाँ पे देखिए गैप कितने का है, 25, 35, 20 का है। दूसरा है 30 × 20 का, और तीसरा है 25 × 25, ये देखिए ये वर्ग है,
25 गुणे 25, यानी ये सबसे कम अंतर है। पांचवा है, चौथा है 5 गुणे 45 मीटर का, ये भी आयत है। लेकिन इसका जो तीसरा है सबसे कम गैप है लंबाई चौड़ाई में, ये यानी ऐसे वर्ग है, ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का होगा। प्रश्न संख्या 52 है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों। इसमें पूछा है प्रश्न में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए, जो गणित में विभिन्न प्रकार के तरीके सिखाई जाती हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है, उनमें से कौन सा जो सत्य कथन नहीं है। तो पहला दिया है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों, ये तो सही है, ये तो सत्य है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। तो देखिए, ये बाधा नहीं डालता है, ना ही ये भ्रम की अगुवाई करता है, इससे तो बच्चे की मदद मिलती है, अलग अलग तरीके से सीखता है। निगेटिव यही है, तो यही सही आंसर होना चाहिए। लेकिन देखिए, आप ये और भी ऑप्शन देखते हैं कि कहीं इससे उपयुक्त आंसर मिल जाए हमको। तीसरा है, इस प्रकार के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। ये तो सही है, ये तो सत्य है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है हमसे। और चौथा है, यह उसकी स्कूली गणित को एक ही समय होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी सही कथन है, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। सबसे जो निगेटिव आंसर है दूसरा ही है, ये अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि ये भ्रम की अगुवाई करता है, जो विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। पहला है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करता है। जहाँ भी लैब दे देगा, करके सीखने का दे देगा, वो सबसे उपयुक्त होता है, मतलब वो सही पॉजिटिव आंसर होता है, तो ये सही है। लेकिन देखते हैं तीसरा भी, अगले 3 ऑप्शन में कहीं इससे भी सही कोई ऑप्शन मिल जाए। दूसरा है, चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम है। ये भी ठीक ठाक है, लेकिन उतना ठीक, पहले जितना ठीक नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा है, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय करता है, ऐसा नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। और चौथा है, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियां में आनंद नहीं लेते हैं, बच्चे पहेलियों में आनंद लेते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 54 है, 7 सही 1/2 kg नमक में 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आप भाग दे दीजिए। सबसे पहले मिश्रित भिन्न दिया है तो इसको आप विषम भिन्न में बदलिए। 7 सही 1/7 दूनी 14 1 15/2। जब भाग देंगे आप 1/12 से, तो भिन्न का जब भाग गुणा में बदलेगा तो 12/1 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा भिन्न। 2 छक्के 12 हो जाएगा, और जब 6 से 15 में गुणा कर देंगे तो 12 5 60, इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, कक्षा 3 में एक प्रश्न है, 182 - 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि 7 को 2 में से घटाना है। जो पहला अंक का जो घटाना है, देखिए 2 में से 7 जाएगा, तो 2 में से घटाना है, 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, और तब हम 12 में से, जब एक 8 से उधार जाएगा तो 12 बन जाएगा, 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों लेंगे, उधार लेना अच्छी बात नहीं है। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है, अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये सही आंसर नहीं है। दूसरा है, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए, सही आंसर है यही, ये पॉजिटिव आंसर है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। तीसरा है, अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि आप उसको सिखाएंगे ना, तो दूसरा ही सही है इससे बढ़िया, तो तीसरा भी नहीं होगा। चौथा है, अध्यापकों को बच्चे के प्रश्न को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, जिससे तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, ये भी
उत्तर इसका नहीं होगा। इसका सबसे उपयुक्त दूसरा ही आंसर है, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण यानी हासिल लेने को का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया को दिखानी चाहिए, उसको बच्चे को सिखानी चाहिए। अगला प्रश्न है 56, प्रश्न संख्या 56। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 5 3 6 6 1 4 3 3 3 2। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है? सिंपल सा आप देख लीजिए और बता दीजिए, यानी बहुलक पूछा है इसमें। 5 को देखिए 2 बार आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ पे आया है। उसके बाद 3 देखिए 3 1 2 3 3 बार आया है। 6 आया है 1 और 2 बार, 1 आया है 1 बार, 4 आया है 1 बार। सबसे ज्यादा बार 3 आया है, 2 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3। 3 किस में दिया है? दूसरे में दिया है। 3 सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न संख्या 57 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? इबारती सवालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन 1 है, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप दे देता है जिसमें गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सके। ये पॉजिटिव आंसर है, सही हो सकता है। देखते हैं और भी ऑप्शन। दूसरा है, इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं होते हैं। ये आंसर नहीं होगा। तीसरा है, इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण है। केवल आ गया, केवल निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। केवल कैसे? केवल माध्यमिक में ही, सभी कक्षाओं में ये उपयुक्त है, ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा है, इबारती सवाल गणित में कार्य विधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित करती है। ऐसा नहीं है, जहां भी अधिक आ जाएगा, अत्यधिक आ जाएगा तो भी वो निगेटिव बन जाता है, यानी सही होते भी वो आंसर नहीं हो पाता है, गलत बन जाता है, ये भी नहीं होगा। इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर पहला ही है। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम, यानी जो पहला 50 ग्राम और उससे कम का रेट है 15 रुपया है। पार्सल का भार 15 रुपया और पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम पर, यानी 50 ग्राम के ऊपर जब जाएंगे तो प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 7 रुपया देना होगा। 7 रुपया मीना अपनी सहेली, 7 रुपया मतलब रेट है। अब आगे है, मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। 350 ग्राम पार्सल है, पहले 50 ग्राम का 15 रुपया है, तो अब 15 रुपया पहले लिख लीजिए। पहले 50 ग्राम का हो गया, बच गया 300 ग्राम पार्सल। और अब 300 ग्राम में कितने 50 ग्राम होंगे? तो 300 ग्राम में 50 से भाग देंगे, यानी 6 50 ग्राम होंगे और प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 7 रुपया देना है। और 6 50 ग्राम है तो 6 से 7 में गुणा कर दीजिए, 7 छक्के 42 और 15 में जब 42 जोड़ेंगे तो 57 रुपया आ जाएगा। 5 2 7 और 4 1 5, यानी 57 रुपया उसको पे करना होगा, देना होगा। इसका ऑप्शन देखिए चौथे में दिया है 57 रुपये, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में बताना है सबसे उपयुक्त। पहला है ऑप्शन, पहला है विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है। आप समय सारणी वो पढ़ के क्या ही करेंगे, उससे बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठा करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए इसमें बच्चा खुद कर रहा है, जहाँ भी कुछ खुद करके सीखना आएगा वही सही आंसर होता है और सबसे उपयुक्त वही होता है, ये सही होगा। बाकी भी आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तीसरा है, विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने के लिए कहना। ये उतना उपयुक्त नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। और चौथा है, श्यामपट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। ये भी उपयुक्त आंसर नहीं है। सबसे जो उपयुक्त है
हो सकता था अगर जो पहला नहीं दूसरा नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त है, इसमें बच्चा खुद करके सीख रहा है। कक्षा में विद्यार्थी की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। इसमें बच्चा खुद कर रहा है, करके सीख रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? सबसे कम प्रासंगिक पहला है सूत्रों को याद करना। देखिए निगेटिव है, यही आंसर होगा, लेकिन बाकी भी आंसर देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग करना, ये सबसे कम नहीं है, ये सही है। पैटर्न प्रतिमान का उपयोग करेंगे जिससे बच्चा सीखेगा ही। तीसरा है दृश्यीकरण, ये भी सही है। और चौथा है संबंध स्थापित करना और निरूपण, ये भी सही है। लेकिन जो सबसे कम उपयुक्त है वो है सूत्रों को याद करना। जहाँ रटना और याद करना आएगा वो तो आंसर कभी नहीं होगा। जब नहीं पूछा रहेगा तब नहीं के सेंस में वो सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जहाँ कम उपयुक्त पूछा रहेगा, यानी उपयुक्त, वो ये सूत्र को याद करना, रटना से सख्त नफरत है। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या किसी में भी 2005 में हुआ, 2009 में या 2020 में सूत्रों को याद करने को बढ़ावा नहीं देता है। इसी के साथ हम लोग का ये भाग 2 गणित का हम लोगों ने 30 प्रश्न पढ़ा। और अगर आपको 2024 का जनवरी में पूछे हुए प्रश्न के सारे क्लास देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।